13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। सबसे पहले गवर्नमेंट का करंट अफेयर था, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का करंट अफेयर था, वो था कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, आपके जो बजट का दो तरीके के हिस्से होते हैं। एक कैपिटल बजट होता है, ठीक है, जो एसेट्स के ऊपर स्पेंड होता है, और बाकी बजट होता है जो मेंटेनेंस के ऊपर जाता है। एक होता है न्यू एसेट्स और दूसरे होते हैं मेंटेनेंस, हो गया आपकी किसी चीज को मेंटेन करना। कैपिटल बजट जो होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, ये ऐसी चीजों पे खर्चा है जो नए एसेट्स बनाने पे जाता है। स्पेसिफिकली हम आज उस कंपोनेंट की बात करेंगे, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके जो गवर्नमेंट का बजट होता है उसका हिस्सा होता है कि जो न्यू एसेट्स बनाने में सरकार पैसा लगाती है। लेट्स सपोज कोई नया स्कूल बन रहा है, ठीक है, कोई नया स्कूल बन रहा है, कोई नया हॉस्पिटल बन रहा है, कुछ भी ऐसा, कुछ भी जो हो रहा है उसे आप हमेशा कहोगे कि वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब कैपिटल बजट का पार्ट बनेगा और उसे तुम कहोगे कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका खर्चा होता है, मतलब मैं उसका भी थोड़ा आइडिया देता हूँ। लेट्स सपोज, फिर आपको कंपेयर करने में आसानी होगी। लेट्स सपोज एक नया स्कूल बना, उसे सरकार अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में जोड़ती है। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो, सिर्फ स्कूल बनाना सरकार का काम नहीं है, स्कूल के अंदर फैकल्टी भी रखनी पड़ेगी, आपके टीचर्स भी रखने पड़ेंगे, वर्किंग स्टाफ बाकी भी रखना पड़ेगा। ये मेंटेनेंस का पैसा है, टीचर्स को हर मंथ हर साल सैलरी देनी पड़ेगी। स्कूल की बिल्डिंग तो एक बार खड़ी होगी होगी, ठीक है, बस उसके बाद हर साल पेंट चाहिए, वो भी इधर आ जाएगा। कोई भी नई चीज आ रही है, अब स्कूल में नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं, लेट्स सपोज, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। पर उन कंप्यूटर्स को सिखाने के लिए टीचर रखा गया है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो ऐसे बजट दो हिस्सों में बांटा होता है। आपको क्लियरली अगर कभी भी गेस लगाना है, पेपर में क्वेश्चन आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वैसे तो इकोनॉमी में पूरी डिटेल में हम पढ़ते हैं, पर अगर कभी भी गैस लगाना हो, हमेशा इस मुद्दे पे आपने गैस लगाना है कि ये नया एसेट है, बिल्कुल नई चीज आ रही है, या ये एक्चुअली उसे सिर्फ मेंटेन करने के लिए। अगर वो नया है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल बजट से जुड़ा होगा। मेंटेनेंस है तो वो रेवेन्यू से जुड़ा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जुड़ा होगा, ठीक है। कैपिटल वर्ड हमेशा नए से होता है, मतलब टोटल आपके बजट के जो हिस्से बनते हैं इनके आगे भी कंपोनेंट्स होते हैं, मैं आपको चलो वो भी बताता हूँ। जैसे आपके कैपिटल है और रेवेन्यू, बजट के दो हिस्से होते हैं। कैपिटल में रिसिप्ट आ गई और एक्सपेंडिचर आ गया, जो अभी नीचे लिखा हुआ है। ये मैं समझाता हूँ दोनों क्या है। यहाँ पे भी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर आ गए। रिसिप्ट का मतलब होता है जो पैसा आ रहा है सरकार के पास, इनकमिंग पैसा है। दोनों साइड पर रिसिप्ट का मतलब होगा इनकमिंग पैसा, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा करना, वो है आउटगोइंग, जो सरकार के वहां से पैसा लग रहा है। अब यहाँ पे वही मतलब है, देखो वर्ड दोनों सेम हो रहे हैं, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, उनके आगे वर्ड चेंज हो जाता है। इससे फर्क पड़ता होता है कि पैसा, कैसा पैसा आ रहा है और वो पैसा कहाँ लग रहा है। जैसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट, अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करूं, जितने भी आप टैक्सेस पे करते हो वो आपके रेवेन्यू रिसिप्ट है, सरकार को पहले ही पता है इतना टैक्स आना ही आना है, वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। अगर सरकार कहीं से लोन उठाती है, वो लोन बिल्कुल नया आ रहा है, सरकार ने लेट्स सपोज कोविड के चलते हुए जैसे आपके वर्ल्ड बैंक और इन सब से पैसा लिया है या ग्रांट्स आई हैं, वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट बनेगा, क्योंकि वो पैसा इकोनॉमी में पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था हमारी, वो हमने अलग से बोरो किया है किसी से। टैक्स तो पता ही है, जितना अंदर हमारी कंट्री के अंदर काम हो रहा है उसी की बेसिस पे तो टैक्स लग रहा है। तो रेवेन्यू सर रिसिप्ट वैसे काम करती है, कैपिटल रिसिप्ट ऐसे काम करती है। सर एफडीआई एफआईआई भी कैपिटल रिसिप्ट आएगा? हाँ जी, कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। कोई भी पैसा जो इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करता था
और अब नया पैसा आ रहा है, जो हम कहते हैं ना इंडिया में एफडीआई आ रही है, वो भी इसका हिस्सा बनती है। ठीक है, अगर सरकार के किसी चीज में लग रहा है, ये सरकार का हिस्सा है, लेट्स सपोज अगर वैसे, मतलब अगर मैं तुम्हें क्या दूसरे सेंस में बताऊं, आपका जो फॉरेन का पैसा आता है ना, ये तो मैंने आपको लोन का बताया, मतलब अगर एफडीआई सरकार की किसी कंपनी में लग रहा है, सरकार की तो तभी अर्निंग है ना, तभी रिसिप्ट है। आम आने वाला पैसा सरकार के पास थोड़ी आ रहा है। लेट्स सपोज जैसे फेसबुक ने जियो में पैसा लगाया, वो सरकार के पास थोड़ी आ रहा है। तो वैसे इंटरनेशनल अकाउंट्स में ये सब कुछ इकोनॉमिक्स में डिटेल में आता है, पर करंट अफेयर बिकॉज इसीलिए होते हैं कि थोड़ी थोड़ी डिटेल हर चीज डिस्कस होती रहती है। आपके फॉरेन अकाउंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, मतलब जो बाहर से पैसा आता है वो भी दो टाइप का होता है, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होता है करंट अकाउंट। ये जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, ये फिर से कैपिटल का मतलब वही है, एफडीआई जो पैसा आ रहा है, एफआईआई, जो भी फाइनेंशियल पैसा है वो इसमें आता है। करंट अकाउंट आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखता है, कितने इंपोर्ट आ रहे हैं कितने एक्सपोर्ट जा रहे हैं, उनकी वैल्यूज को देखता है। तो इसके थ्रू सरकार अपने सारे ऑपरेशंस मैनेज करती है, मतलब ये सारी चीजें देखते हुए सरकार अपने सारे चीजें मेंटेन करती है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट मतलब ये फॉरेन अकाउंट, अब मैंने आपको दोनों बता दिए कि हम फॉरेन चीजें जब मेंटेन करते हैं उसमें भी दो चीजें। देखो कैपिटल वर्ड जब भी आएगा पेपर में, उसे हमेशा समझना कि नया पैसा है, नया एसेट है, नया पैसा है। ये इकोनॉमी में पहले नहीं एग्जिस्ट कर रहा था। कोई नया स्कूल बन रहा है, मतलब पहले वहां पे नहीं था। वैसे ही पैसा इंडिया में वो पहले नहीं था, सरकार ने कहीं से बोरो किया, किसी कंपनी ने कहीं से बोरो किया। कंपनी भी अगर बोरो करती है बाहर से, उसे भी कंपनी के भी सेम तरीके से अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। कंपनीज जो खर्चा भी करती है ना, वो भी इसी के अकॉर्डिंग करती हैं। तो कंपनी अगर कोई नई मशीन्स खरीदती है, कोई नई फैक्ट्री लगाती है, वो उनका भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उनका जो कंपनी अल्टीमेटली अपनी साल की रिपोर्ट्स बनाती है ना, उनके अंदर उन्होंने भी ऐसी फाइलिंग की होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज राबी क्रॉप्स। तो आपका राबी का सीजन शुरू होने वाला है। इंडिया में मेन क्रॉप्स के दो सीजन माने जाते हैं, खरीफ और राबी। खरीफ खत्म होने पे आ रहा है, ठीक है, जिसकी अभी हार्वेस्ट शुरू होने लगी है और शुरू हो चुकी है, और राबी अब इसके बाद उगानी शुरू करनी है। मेन क्रॉप जो हमारी सबसे इसमें है, खरीफ में आपकी राइस उगाई जाती है और राबी में जो वीट उगाई जाती है। अभी सर्दियों में वीट उगाएंगे ना, ठीक है, तो ये सबसे मेन क्रॉप है, पर और क्रॉप्स भी उगाई जाती है। इन दोनों के बीच में ना कई जगहों पे एक और इंटरमीडिएट स्टेज में एक और चीज भी उगाई जाती है, जिसे कहते हैं जेद। जेद, ये लिखा हुआ नीचे जेद। जेद क्रॉप्स जो बेसिकली आपके जो अम, चारा होता है ना, जो आपके पशुओं को डालना होता है, वो जेद होता है। तो बीच में जो थोड़ा टाइम फील्ड खाली रहते हैं, उसमें ये चारा उगा लेते होते हैं लोग। तो कहने को तीन सीजन है, पर कई लोग सिर्फ दो फॉलो करते हैं, तो राबी और खरीफ। एक तीसरा भी है जेद। ठीक है, इसमें या तो रेन वाटर से स्टार्टिंग में क्रॉप्स उगाई जाती हैं या इरिगेशन के थ्रू। ठीक है, अगर रेन विंटर्स में होती है ना, वो एक्चुअली क्रॉप्स को खराब करती है। तो खरीफ सीजन में बारिश, एक बारी क्रॉप्स उगनी शुरू हो जाए, उसके बाद बारिश अच्छी नहीं मानी जाती होती। ठीक है, विंटर्स में होता क्या है कि टेम्परेचर्स पहले ड्रॉप होते हैं, तो बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो जाती है वो क्रॉप के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो राबी क्रॉप मेजर है, मैंने बताया वीट है, उसके बाद बार्ले, मस्टर्ड, सीसम और पी। ठीक है, इस ऑर्डर में ये हमारी मेजर क्रॉप्स है। पी का हार्वेस्ट इनमें सबसे जल्दी होने लग जाता है, ऑलमोस्ट जनवरी टू मार्च के अंदर, और फेब इनका पीक पीरियड होता है, जब इंडिया में पीस ही पीस, जो आपके मटर है, वो फ्लड करते हैं मार्केट को। ठीक है, इसके बाद देखो इस साल क्वेश्चन आए थे, तो ये सारी आपको क्रॉप्स के सीजन में कौन सी राबी क्रॉप्स हैं, ये लॉन्ग टर्म में पढ़ोगे ये याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी जैसे लिस्ट दी है, बार्ले, ग्राम, रेपसीड, मस्टर्ड, ओट, वीट, बाजरा और लिनसीड।
ये सारी आपकी सीरियल क्रॉप्स है राबी के अंडर। फिर कौन सी दालें उगाई जाती हैं? चिकपी, कुल्थी, लोबियास, मसूर, मूंग, पिजन पी, तोरिया और उर्द, ये सारी। और आपका तंबाकू क्रॉप है वो भी आपकी राबी क्रॉप है। ठीक है, कई क्रॉप्स मल्टीपल सीजन में भी उगाई जाती हैं, पर इन्हें ज्यादातर विंटर्स में उगाया जाता है, इस कारण हम इन्हें राबी में गिनते हैं। तो जो मल्टीपल सीजन की क्रॉप्स हैं वो भी हम किसी ना किसी करंट अफेयर में जरूर कवर करेंगे। ठीक है, हर चीज जैसे जैसे आती जाएगी पेपर में हम कवर करते जाएंगे। मुबारक मंडी और शहर गढ़ी कॉम्प्लेक्स, दो आपके मॉन्यूमेंट्स न्यूज में थे। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो सरकारी बिल्डिंग्स है ना, वो बहुत ज्यादा इन पुराने कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिसेज जम्मू कश्मीर में, वो ये मॉन्यूमेंट्स के अंदर शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो इसके कारण खतरा क्या है कि देखो, जितना तुम उसके बाद अगर तुम ऑफिस शिफ्ट करोगे, आजकल की मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स में तुम्हें तारें बिछानी पड़ती हैं बिजली की भी, और आपके टेलीफोन हो गया, कुछ भी हो गया, उसके कारण प्रॉपर्टी डैमेज होती है। उसके बाद जब लोग इतनी फ्रीक्वेंटली जगहों को विजिट करते हैं ना, जगहें हमेशा उतनी ज्यादा खराब होती हैं। तो मॉन्यूमेंट्स जैसी चीजें देखो, सरकारी बिल्डिंग कोई जगह नहीं है कि तुम मॉन्यूमेंट्स के अंदर जाके सरकारी बिल्डिंग्स चला रहे हो, क्योंकि वो पहले से ही वीक होती है बिल्डिंग्स, और तुम उन्हें और कमजोर कर दोगे इसके थ्रू। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो, वो थोड़ा नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, पॉज हो गई अभी थी। अभी मैंने वैसे तो एक्सप्लेन करना है। देखो, मुबारक मंडी करंट न्यूज क्या थी, मैं आपको पहले न्यूज समझा रहा था कि बहुत सारी जम्मू कश्मीर की जो सरकारी बिल्डिंग्स है ना, वो मॉन्यूमेंट्स के अंदर शिफ्ट होती जा रही है। तो उसके अगेंस्ट जो वहां पे हाई डेलीगेट्स हैं, उन सबने गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर को लिखा है कि प्लीज ये स्टेप ना करो। इसके कारण होता क्या है कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं वो डैमेज होते हैं। खुद सोच के देखोगे, मॉन्यूमेंट्स पहले से वीक बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, और उसके अंदर लोग कितने फ्रीक्वेंटली जाएंगे, उन बिल्डिंग्स की जो मेंटेनेंस भी होनी है, जो केयर भी होनी है, वो सारी की सारी खराब हो जाती है। इस कारण अब ये दोनों बिल्डिंग्स है कौन सी? मुबारक मंडी, ये एक पैलेस है जो आपके जम्मू शहर में पड़ता है। ठीक है, ये महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो डोगरा फैमिली के थे, उनका रेजिडेंस होता होता था एक टाइम पे। 1925 तक उनका रेजिडेंस था। 1925 में जो हरी सिंह जो लास्ट रूलर रहे हैं, उन्होंने मूव करके हरी निवास पैलेस में वो चले गए थे। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये आपको इंपॉर्टेंट पड़ सकता है। दूसरी चीज, इसके रिवर कौन सी पास में पड़ती है, बस ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो जम्मू, और दूसरा तावी रिवर इसके पास पड़ती है। ठीक है, छोटी सी रिवर है, इसी कारण कभी इसका नाम नहीं सुना होता, पर ऐसे पैलेसेस के साथ कभी स्टेटमेंट बन के आ सकती है पेपर में कि कौन सी रिवर, मतलब इसके पास कोई और आपको झेलम दे देंगे, कुछ दे देंगे, तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो तावी रिवर वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो राजस्थानी टच भी होल्ड करता है, यूरोपियंस का टच भी होल्ड करता है, और मुगल्स का टच भी होल्ड करता है। तो काफी वैरायटी का आपका आर्किटेक्चर यूज किया है। दूसरा है शेरगढ़ी पैलेस। जो शेरगढ़ी पैलेस है ये श्रीनगर में है। ठीक है, और झेलम नदी के किनारे है। ठीक है, ये दो फैक्टर इसके इंपॉर्टेंट है। यही डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, और इन्हें ऐसे के ऐसे ही याद करना है। बस इनकी कई बार लोकेशन पूछी जा सकती है कि आपको मैच करना आ जाए, मुबारक मंडी कहाँ पे है, तुम्हें अलग अलग इंडिया के शहर दे दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए। लेट्स सपोज 4 मॉन्यूमेंट्स पूरे इंडिया के कंसिडर किए, 4 के बदले आगे 4 शहरों के नाम लिखेंगे हर एक के आगे, मतलब मुबारक मंडी जैसे श्रीनगर ही लिख दिया। श्रीनगर अब गलत ऑप्शन है। ठीक है, जम्मू आना चाहिए यहाँ। तो ऐसे ही लेट्स सपोज आपका, चलो बेसिक एग्जांपल लगा के चलते हैं कि
कुतुब मीनार लिख दिया, ठीक है, फिर आपका जगन्नाथ टेम्पल लिख दिया, कुछ भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स लिख देंगे। उनके आगे सही शहर कई बार गेस करने क्वेश्चन आए थे, इस साल भी था। ये फ्रीक्वेंटली आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन जो आजकल आ रहे हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमने वैसे ही तैयारी रखनी है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता जाऊंगा, ये रिवर और शहर वाले पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। बार बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाते हैं, ये मुश्किल चीज नहीं है। बस री रीडिंग, देखो हिस्ट्री से लोग घबराते हैं एक्चुअली। हिस्ट्री से घबराते क्यों है? क्योंकि हिस्ट्री में याद करने वाला बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। पर हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को अगर आप पहली बारी पढ़ोगे ना एक्चुअली नहीं याद रहता। मैं फ्रैंकली चीज बता रहा हूँ, हिस्ट्री ऐसी चीज है, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पहली बारी पढ़ोगे नहीं याद रहेगा। क्योंकि तुम पहली बारी कोशिश क्या कर रहे होगे, तुम पहली बारी में ही सारी चीजें रटने की कोशिश कर रहे होगे। जब हिस्ट्री पढ़ोगे तब की बात है, पर मैं अभी भी आपको एक सलाह के तौर पे बता रहा हूँ, इसे हमेशा याद रखना। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसे फर्स्ट रीडिंग में कभी भी तुमने फैक्ट याद करने की कोशिश नहीं करनी, नहीं याद होंगे, और बल्कि जो पढ़ोगे वो भी भूल जाओगे। तो तुमने करना क्या है फर्स्ट रीडिंग जब हम हिस्ट्री करते हैं, तुमने ब्रॉड आउटलाइन याद करनी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेट्स सपोज इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं किसी टाइम पे, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी कहाँ, वहां पे घर कैसे थे, ऊपर ब्रॉड लाइन याद करो। अर्बन सिविलाइजेशन थी, अच्छा ऐसे घर थे, ये थे। उनके जो छोटे छोटे फैक्ट है ना, वो सेकंड और थर्ड रीडिंग में जाके याद करेंगे। पहले एक फ्रेम वर्क बनाना है उसका। हिस्ट्री ऐसे ही याद होगी, पहले एक फ्रेम वर्क बनेगा, फिर उसके अंदर फैक्ट्स याद होंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री के टाइम भी बताएंगे, पर अभी भी अब टॉपिक आया तो मैंने साथ में बता दिया। नेक्स्ट इज मेडिटेरेनियन सी, आपका फिर से पेपर में है, ठीक है, न्यूज़पेपर में है। तो यूरोप, इस साल यूरोप से भी एक क्वेश्चन था, तो अगले साल भी हो सकता है। मैंने तुम्हें पेपर से पहले ही बताया था कि ये हॉट टॉपिक है, यूरोप जो पूरा हुआ पड़ा है, तो आपको पेपर में आ सकता है। वोल्गा रिवर आई थी, वो इस साइड को पड़ती है, ठीक है। पर अब इश्यू बेसिकली सेम कंट्रीज, किन दो कंट्रीज का उठा हुआ है, वो है ग्रीस और टर्की का, ठीक है। आपको क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है, ग्रीस और टर्की के बीच में सी कौन सा पड़ता है? वो पड़ता है एजियन सी। उसके बाद ऐसी चीजें आपने बाकियों के साथ भी याद रखनी है। ग्रीस के दूसरी साइड पड़ता है आयोनियन सी। इटली के आसपास तीन सी पड़ते हैं, एड्रियाटिक, आयोनियन और थीरियन, ठीक है। उसके बाद यही मतलब आसपास ये सारी चीजें ऐसी याद करनी है, ठीक है। उसके बाद देखो हमने लॉन्ग टर्म में क्या करना है, हमने दुनिया का सारा मैप धीरे धीरे याद करना है। तो क्या किया करो, जब भी ऐसा कोई मैप का क्वेश्चन आए, करंट अफेयर्स में जब भी क्वेश्चन आए, आपने क्या करना है, जैसे अब आपके पास जैसे फाइल पड़ी हुई है, ये जितनी कंट्रीज है ना, इसमें से खासकर जो बड़े साइज की कंट्रीज है, रोमेनिया, यूक्रेन, यहाँ पे जो दिख रही है, फ्रांस, स्पेन, इटली, ग्रीस, बुल्गारिया, ये छोटी छोटी रहने दो, ये वाली, ठीक है। ये बाकी जितनी कंट्रीज दिख रही हैं, इनके आसपास जो बॉर्डर्स हैं उन्हें ध्यान से देखना शुरू करो। देखो पहली बारी में मैप का भी यही चीज है, पहली बारी मैप कभी नहीं याद होता। मैप प्रैक्टिस मांगता है बार बार, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार इन कंट्रीज को देखी जाओगे, ठीक है, इनके आसपास के सीज को देखी जाओगे, तुम्हें अपने आप ये चीजें याद हो जाएगी। पर बार बार देखना जरूरी है। हर बारी मैप आया है, मैप को कभी ये देख के इग्नोर नहीं कर देना कि हमने पहले यूरोप पढ़ा हुआ है, कि अच्छा ये तो पहले भी आया हुआ है। हर बारी मैप को दोबारा से देखो कि अच्छा ये पोर्चुगल है, पोर्चुगल के साथ स्पेन, फिर फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, फिर बीच में स्विट्जरलैंड आता है, नीचे इटली, इटली के आसपास ये ओशंस है, सॉरी ये सीज है, ठीक है। फिर आपका जर्मनी इधर गया, फिर इधर वाले बस कोस्टल एरियाज देखते जाओ, बीच वाला एरिया सारा इग्नोर कर दो, बस कोस्टल एरिया देखते जाओ। ग्रीस हो गया, बुल्गारिया, रोमेनिया, मोल्डोविया, यूक्रेन, और टर्की यहाँ पे कट के एशिया की साइड आ गया, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक सी है, यहाँ पे एजियन सी है, ठीक है। यहाँ पे जो आइलैंड्स है माल्टा, और ये नीचे अफ्रीका है, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, ये आपका अफ्रीका है, ठीक है। इन दोनों के देखो बीच में जो गैप, जहाँ से कनेक्टिंग मतलब कनेक्ट नहीं होते, बीच में पानी की बॉडी आती है, वो लिखा हुआ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। तो ये ऐसे सारा मैप आपको याद हो जाएगा। आपके पास अभी चाहे स्क्रीन में आपको शायद छोटा दिख रहा हो,
आपके पास पीडीएफ भी आ गई होगी, बाद में आप पीडीएफ खोल के इसे जूम इन कर करके देख सकते हो, आराम से आपको ये सारा मैप दिख जाएगा। ठीक है सर हाँ जी। ਸਰ ਜੋ ਲਿਗੂਰੀਅਨ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। क्या चीज? नहीं, लिगोरियन भी लगता है। ठीक है, लिगोरियन भी लगता है, मैं सिर्फ पेनिनसुला का एरिया बता रहा था। लिगोरियन भी इटली को लगता है, वो फ्रांस और इटली दोनों के बीच में ये वाला एरिया है ना, ये लिगोरियन है। ठीक है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ठीक है वो, सर। ठीक है, जहाँ पे ये देश या मोनाको वो भी पड़ जाता है। सर जो ग्रीस और टर्की के बीच में वो था म्यूजियम को लेके कॉन्फ्लिक्ट था, वो भी चल रहा है? म्यूजियम को लेके कन्फ्लिक्ट नहीं है। मींस म्यूजियम को चेंज किया सर उन्होंने उसके अंदर। अच्छा, जो आपका वो है एक मिनट, म्यूजियम नहीं, हम पहले म्यूजियम बन गया था वो, क्या नाम था उसका, उस बिल्डिंग का, क्रिश्चियन नेम है, खट जाओ मैं उसका नाम बताता हूँ। 2 महीने पहले करंट अफेयर में किया हमने, क्या नाम था उसका, सर हागिया सोफिया। हाँ, हागिया सोफिया। ये सिर्फ ग्रीस और उसका इशू नहीं है, ये आपके ना क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स का इशू है। बहुत ब्रॉड वे में देखा जाए, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का इशू है। हागिया सोफिया जो है बेसिकली यहाँ पे ना, एक टाइम पे ओटोमन एम्पायर, ये जो आज टर्की है ना, ये ओटोमन एम्पायर था। ओटोमन एम्पायर से पहले यहाँ पे जब ग्रीक्स का पूरा राज होता था, हागिया सोफिया ना एक चर्च होता था ओरिजिनली। पर जब ओटोमन एम्पायर, एक इस्लामिक एम्पायर था टर्की की जगह, ठीक है, जो ओटोमन एम्पायर ने जब कब्जा किया, उन्होंने यहाँ पे चर्च हटा के इसकी जगह मॉस्क बना दिया था इसे। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की हार, जो आपका ओटोमन था वो हार गया वर्ल्ड वॉर 1 में, आपके ओटोमन ने जर्मनी का साथ दिया था, वो सारे हार गए थे। उसके बाद क्या हुआ था, आपके टर्की ने, मतलब वहां पे रेवोल्यूशन हो गया था और इसे सेकुलर कंट्री बना दिया गया था कि हम धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे, किसी एक रिलीजन की साइड नहीं लेंगे। फिर हागिया सोफिया को दोनों से हटा के एक म्यूजियम बना दिया गया। अभी रिसेंटली जो आपके अर्दगन है, जो अब टर्की के प्रेसिडेंट हैं, वो बेसिकली एक मेंटालिटी होती है लोगों की, जिसे हिस्ट्री में बोला जाता है रिवाइवलिस्ट। ये ऐसे लोग होते हैं जो पास्ट में ज्यादा जीते हैं प्रेजेंट से। इन्हें अपने देश का या अपने जो एम्पायर है उनकी पास्ट ग्लोरी बहुत पसंद आती है, और वो एक्चुअली उसी में जीना चाहते हैं, और वो क्या चाहते हैं कि हम उसे रिस्टोर करें। तो आपके जो टर्की के अभी प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जो पूरा देश चला रहे हैं, एक्चुअली डिक्टेटर के तौर पे अब चला रहे हैं, वो ओटोमन की वो लेगेसी दोबारा से जिंदा करना चाहते हैं। जो ओटोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, ठीक है, आपके सारा मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और ये यूरोप का सारा ऊपर वाले ये हिस्सा सारा जीत के रखा हुआ था इन्होंने, बुल्गारिया तक सारा जीत के रखा हुआ था। तो वो ओटोमन की उस लेगेसी को दोबारा जिंदा करने में लगे हुए हैं। खैर, अब कब्जा तो नहीं कर सकते बाकी कंट्रीज के ऊपर, पर वो अपने अंडर जो टेरिटरीज हैं उसे दोबारा से इस्लामिक रेवोल्यूशन एक तरह से ला रहे हैं। ठीक है, इसी के चलते हुए जो आपका हागिया सोफिया जो म्यूजियम था, उसे दोबारा से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, मॉस्क बना दिया गया। तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी है, खासकर क्रिश्चियन, ये सारी कंट्रीज ऊपर वाले क्रिश्चियन है, तो इस कारण यूरोप से रिश्ते खराब होते हैं। खासकर जो कैथोलिक कंट्रीज हैं, जो एक्सट्रीमली क्रिश्चियनिटी में विश्वास करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा सेंटिमेंट का कारण बन जाता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस कारण भी रिश्ते खराब होते हैं। पर जो ग्रीस और टर्की के बीच में जो मेन मुद्दा है ना, वो एजियन सी के अंदर ये जो आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं ना, इनके कंट्रोल को लेके।
देखो एजियन सी में ना रिसेंटली आपके ऑयल और नेचुरल गैस के बहुत सारे रिजर्व्स मिले। अब जो इन आइलैंड्स के ऊपर कंट्रोल करेगा उसी के पास अल्टीमेटली ऑयल और नेचुरल गैस का कंट्रोल आएगा। वही तो ड्रिल कर पाएगा उन्हें, वही तो निकाल पाएगा। और पता ही है ऑयल और नेचुरल गैस निकालने वाले देश जो इंटरनेशनल मार्केट में जब इन्हें बेचते हैं तो उनमें अमीरी कितनी ज्यादा आती है। ठीक है, चाहे अब ये डिक्लाइन पे हैं पर अभी भी ये चीजें बहुत पैसे कमाती हैं। कम से कम 2050 तक यही टेक्नोलॉजीज आगे रहने वाली हैं। ठीक है, आपकी चाहे रिन्यूएबल आ रहे हैं, गाड़ियाँ धीरे धीरे इलेक्ट्रिक होती जा रही है, पर वो अभी टेक्नोलॉजी महंगी है। ये टेक्नोलॉजी सस्ती है, इस कारण 2050 तक तो एटलीस्ट ये डोमिनेट रहेंगी। इस कारण अगले 30 साल तो देश के पास है कि वो इन्हें लूट सके। इसी कारण ये दोनों लड़ रहे हैं कि जिसके पास अल्टीमेटली बिकॉज कंट्रोल होगा वही इन्हें ड्रिल करेगा, वही कंट्री अमीर बनेगी। तो इन दोनों के बीच में ये इशू आया पड़े। ठीक है, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपके लिए ये सारा जो सी के आसपास जितनी कंट्रीज लगती हैं जो सी हैं ऊपर भी। ठीक है, अभी हमने नीचे वाला यूरोप कवर किया है, फिर हम ऊपर वाला भी करेंगे किसी मैप में, तो उसे याद कर लेना। नेक्स्ट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है? बेसिकली ये जो इंडेक्स है ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, उसकी ग्रोथ को मेजर करता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और उसकी ग्रोथ को मेजर करता है। तो हमारी लगातार जो प्रोडक्शन है पिछले 6 महीने से, ठीक है, अगस्त तक 6 महीने से गिरती जा रही है। तो काफी महीने तो लॉकडाउन में भी गए हैं, पर ओवरऑल प्रोडक्शन गिरती जा रही है। जिसके कारण प्रॉब्लम क्या आती है? देखो मैन्युफैक्चरिंग ऐसा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लोगों को नौकरियां ज्यादा मिलती हैं और बेटर कमाई होती है। एग्रीकल्चर से बेटर कमाई है और नौकरी भी मिलनी आसान है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गिरेगा तो अपने आप आपकी नौकरियां भी अल्टीमेटली जाके इफेक्ट होती है। ठीक है, और आपके जो इकोनॉमी में जो महंगाई है वो भी बढ़ेगी, बिकॉज पीछे से सप्लाई हिट होती है चीज़ों की। यानी कि सप्लाई कम हो रही है तो ऑब्वियसली चीज़ें महंगी हो जाएंगी। बेसिक इकोनॉमी है, इकोनॉमी दो प्रिंसिपल्स के ऊपर ही चलती है हमेशा। तुमने इकोनॉमी में कुछ भी कंसिडर करना है ना, तुमने हमेशा दो चीजें कंसिडर करनी है इकोनॉमी में, डिमांड और सप्लाई। इकोनॉमी में डिमांड कितनी है और इकोनॉमी में सप्लाई कितनी आ रही है। अगर सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड उतनी है, महंगाई तब भी बढ़ेगी बिकॉज पीछे से चीजें कम आ रही है। यही कहते होते हैं ना कि पीछे सामान ही नहीं आ रहा, इसलिए वो महंगा बेच रहे हैं। डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तब भी तो जितना सामान आ रहा है वो सारा का सारा जल्दी बिक जाएगा, फिर कंपनी को प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, कंपनी अपना फिर प्रॉफिट सोचेगी, कंपनी अपना प्राइस बढ़ाएगी। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली जो मेजरमेंट में आती है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, हमारी इंडस्ट्री ग्रो कैसे कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जैसे कि मिनरल माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ को कंसिडर करता है। इसमें सर्विसेज नहीं आती, सिर्फ आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है। एग्रीकल्चर भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है सिर्फ। ठीक है, ये आपका एनएसओ जो ऑफिस है वो इसे मेजर करता है। ठीक है, ये हमेशा जो सर्वे है ये 6 हफ्ते महीने से पीछे चलता है, यानी कि ऑलमोस्ट तुम्हारा 1.5 महीना पीछे चलता है। तभी अब जाके अगस्त के डेटा आए हैं। ठीक है, आपका अक्टूबर चल रहा है, अब जाके अगस्त के डेटाज आ रहे हैं, तो ये 1.5 महीने पीछे चल रहे होते हैं। क्योंकि कंपाइल करने में भी देखो टाइम लगता है, रोज के रोज थोड़ी डेटा आ सकता है। इस कारण ये 1.5 महीने का गैप इसीलिए, 6 हफ्तों का गैप, मतलब टू बी प्रिसाइज 6 वीक्स। और दूसरे सेंस में हम बोलेंगे तो 1.5 हफ्ता हो गया। ठीक है, देखो फिर बेस ईयर होता है हर चीज का। हम मेजरमेंट जो प्राइजेस आपने मेजर करने हैं, जो ग्रोथ मेजर करनी है ना, वो हमेशा बेस ईयर होता है। बेस ईयर होता क्या है? देखो किसी चीज को बेस मान के चलोगे कि इस साल चीज 100 रुपए की थी, लेट्स सपोज तुमने इन्फ्लेशन ही देखनी है, इस साल चीज 100 रुपए की थी, 2010 में लगा लो, 2020 में वही चीज 200 की हो गई है। ठीक है, तो तुम्हारा कंक्लूजन क्या होगा कि ये प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गई है 10 सालों में।
तो ऐसे अगर आपने ग्रोथ भी मेजर करनी है, कोई ना कोई बेस तो आपको हमेशा मान के चलना ही पड़ेगा ना। इसलिए हर चीज का इकोनॉमी में हर चीज का एक बेस ईयर होता है। बेस ईयर हम चेंज कर देंगे तो वैल्यूज भी ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगी। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 2010 की फिगर लगा रहा था 2020 से, हमें लग रहा है प्राइस डबल हो गया, पर लेट्स सपोज 2015 में प्राइस 180 हो चुका था, वहां से कंपैरिजन अगर मैं बेस ईयर देखूंगा 180 से 200, तो अब ग्रोथ कम दिख रही है। इस कारण टाइम टू टाइम जो बेस ईयर होते हैं ये चेंज भी किए जाते हैं। आपको ये बेस ईयर याद रखना जरूरी है कि अलग अलग हम पढ़ते जाएंगे। अभी के लिए इस करंट अफेयर के लिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए 2017-18 आपका बेस ईयर, ठीक है। ये जो आपका इंडेक्स है ये आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज को खासकर मॉनिटर करता है। 8 कोर इंडस्ट्रीज, देखो कोर इंडस्ट्रीज क्या होती है ये समझना जरूरी है इसमें। कोर इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर बाकी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है, ऑन विच अदर इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर डिपेंडेंट। तो कोर इंडस्ट्रीज वो होगी जिनके ऊपर बाकी इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिपेंडेंट है। जैसे कि मतलब टोटल 8 है इंडिया के कंटेक्स में, और पूरे इंडेक्स का 40% हिस्सा यही 8 इंडस्ट्रीज घेर लेती है, ठीक है। तो 8 इंडस्ट्रीज तो यही है जो पूरा इंडेक्स घेरती है। इसके अंदर सबसे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, आपकी पूरी बिजली कितनी प्रोड्यूस हुई, कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई, कितनी बिजली लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वो सब कुछ देखा जाता है। फिर स्टील हो गया, मतलब सारे देखो ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बाकी इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं। स्टील हो गया, फिर आपके रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स होंगे। रिफाइनरी मतलब कि जो आपके ऑयल रिफाइनरीज होती हैं वहां से बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। जैसे क्रीम ही होगी, जो वैसलीन होती है एक्चुअली वो तेल के रेसिड्यू से बनती है। जो आपका कच्चा तेल आता है बाहर से, जो ये क्रूड ऑयल है, ये कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल से ही रिफाइनरी जुड़ी हुई है, ठीक है। मतलब इससे अलग मेजर किया जाता है बिकॉज जितना हम क्रूड ऑयल निकालेंगे यूज करेंगे वो भी अल्टीमेटली फैक्टर बनता है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स बहुत टाइप के होते हैं, कम से कम देखो जब तुम कच्चा तेल रिफाइनरी में डालते हो कम से कम उससे 25-27 प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ये आपके जो पेट्रोल अलग हो जाएगा, डीजल अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके वैसलीन जैसी जो चीजें होती हैं ये अलग हो जाती हैं, जिससे आपकी वो वैसलीन बनती है। ये सारी चीजें वो तेल से बनती है। तो ये सारी चीजें और चीजों और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। फिर कोल हो गया, सीमेंट हो गया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसी से बनेगा। और स्टील आ गया, बिजली कहीं यूज हुई, फिर नेचुरल गैस आ गई इसमें, और फर्टिलाइजर्स आ गए। एग्रीकल्चर पूरा इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये भी इसमें मेजर हो जाते हैं, ठीक है। आपकी सारी की सारी एक तरह से जितने भी प्रोडक्शन है, जितने भी आपके सेक्टर्स हैं, वो सारे मेजर हो जाते हैं इसके। क्लियर? ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। कोई भी डाउट है पूछो। कोई भी डाउट है, किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट था तो आराम से डाउट्स क्लियर कर लो। नहीं, कोई डाउट नहीं। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली हो सकती है एक बार डिस्कस? चलो मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब इसमें कोई डाउट है या? नहीं नहीं सर, ये न्यूज़ इसमें क्या थी, मतलब कि जो आज के रिगार्डिंग? तो बेसिकली सरकार जो न्यूज जो अखबार में आई है, सरकार एक नया स्टिमुलस पैकेज लेके आ रही है, जिसमें मतलब न्यूज क्या थी मैं आपको वो बताता हूँ। सरकार जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्हें लोन देने को तैयार है, पर वो लोन जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करना पड़ेगा। प्लस जो सेंटर की अपनी मतलब जो सेंटर की सरकार है वो अपना खुद का बजट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का बढ़ा रही है। तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव करने के लिए, जो पूरे लॉकडाउन और आपके कोविड कारण जो हमारी इकोनॉमी हिट हुई है उसे रिवाइव करने के लिए सरकार अपना खर्चा बढ़ाने वाली है, ठीक है, आने वाले
कुछ महीनों में सरकार, और अगले बजट में भी देखना आपका बजट ऐसा ही होगा कि आपकी इकोनॉमी रिवाइव की जा सके। देखो जो अल्टीमेटली बजट का पर्पस क्या होता है, जो सरकार का बजट होता है उसका पर्पस क्या होता है, दो चीजों को हमने हमेशा माइंड में रखना होता है जब भी सरकार, मतलब सरकार ने दो चीजों को माइंड में रखना होता है जब भी उन्होंने बजट बनाना है। एक तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बनी रहे, और दूसरा हमारे यहाँ पे महंगाई कंट्रोल में रहे। ठीक है, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ गिरेगी तो लोगों की नौकरियां जाएंगी और ओवरऑल इंडिया अपना बिजनेस लूज करेगा। ठीक है, कंपनियां बंद होंगी तो लोगों की नौकरियां जाएंगी ऑब्वियसली। वैसे भी अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ गिरती है तो नौकरियां तो जाती ही जाती है। इस कारण सरकार के ऊपर प्रेशर बन जाता है। देखो अब इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन, इन दोनों के लिए पैसा दो जगह से आ सकता है। या तो सरकार पैसा खर्च करे जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगी, या तुम प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज कर रहे हो कि वो खर्चा करे। देखो प्राइवेट सेक्टर खर्चा तब कर सकता है जब उन्हें लोन आसानी से मिल रहे हैं और उन्हें दिख रहा है कि इकोनॉमी ग्रो करने वाली है। प्राइवेट सेक्टर तब तक एक्चुअली ग्रो इन्वेस्टमेंट नहीं करता जब तक उन्हें दिखता नहीं है कि कोई ग्रोथ होने वाली है। इस कारण आपके प्राइवेट सेक्टर, आजकल जो कोविड की सिचुएशन है इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ना थोड़ी कम हुई है। तो अब अगर आपको इकोनॉमी रिवाइव करनी है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आपकी आ नहीं रही, सिर्फ अब से नहीं, कोविड से पहले से ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत टाइम से रुकी हुई है, कोई भी बड़े प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं लग रहे थे। ठीक है, यहाँ अड़े हुए हैं वो अलग अलग स्टेजेस पे। तो सरकार, अब जो सिचुएशन आ गई है, एक्चुअली हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट 10% डिक्लाइन करने वाली है इस साल, तो अब उसे रिवाइव करना जरूरी है 2021 में। तो सरकार एक तरह से उसकी तैयारी कर रही है। तो अगर अब प्राइवेट सेक्टर से पैसा नहीं आ रहा, लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे, तो सरकार को जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। सरकार अब अपना बजट डेफिसिट और बढ़ाएगी, मतलब घाटा और बड़ा करेगी अपना बजट का। उसके चलते हुए वो बाहर से लोन भी उठाएगी, सब कुछ करेगी, और आगे किसी तरह पब्लिक तक या कंपनीज तक पैसा बांटने की कोशिश करेगी। मतलब डायरेक्टली कभी पैसा नहीं बांटा जाता। तो अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा, जैसे कि अब आपकी सरकारें नई गाड़ियां खरीदेंगी वो वाले, ताकि आपकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसे पैसा जाए। ठीक है, फिर आपके कहीं पे कुछ स्कूल बनने हैं, कुछ बनने हैं, वो प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, फिर आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, एक्चुअली इस स्कीम में उन्हें भी इनकरेज किया जा रहा है कि जो उनका ट्रैवल अलाउंस, आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जब आप एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाओगे, जिनकी फैमिली में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उन्हें पता होगा कि ट्रैवल करने के लिए एक एलटीसी मिलता है, आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है, कि आपके जो ट्रैवल का बेसिक खर्चा होता है आन जान का, वो सरकार कवर कर देती है। तो सरकार उसे एज अ वाउचर भी बांटना शुरू कर रही है कि तुम कहीं और भी उसे खर्च कर सको अगर तुम इस साल एलटीसी नहीं ले रहे हो। तो इसके थ्रू सरकार अपने सारे एक्सपेंडिचर बढ़ाने के थ्रू क्या कोशिश करेगी। और 2021 का जो हम बजट पढ़ेंगे ना, जब 2021 का बजट आएगा, आपको पहले बताता हूँ उस बजट का मेन फोकस क्या होगा। उसमें हर चीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखना इस बार बहुत बढ़ाया जाएगा। इतने ज्यादा किलोमीटर सड़कें बनेंगी, ये सब कुछ उसमें अनाउंस किया जाएगा। मनरेगा और बढ़ाई जाएगी, ताकि इकोनॉमी 2021 में, जो 2020 में जो लॉसेस हुए हैं 2021 में वो रिकवर किए जा सके, उसकी तरफ सारा फोकस होगा। तो वैसे ही सारा कुछ बनेगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? जी सर, थैंक यू। सर इकोनॉमी डाउनफॉल पे कैसे चली गई है? जैसे अपने फार्मा कंपनीज के अंदर तो बहुत सारी एफडीआई एफआईआई आई है। देखो एक इंडस्ट्री, जैसे चाइना का भी ये बोलते हैं कि चाइना ने कितना फार्मा इंडस्ट्री में पैसा कमा लिया, पर चाइना को भी बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन था। देखो जब तुम्हारा सिर्फ एक सेक्टर, इकोनॉमी एक सेक्टर से कभी नहीं चलती, और एफडीआई ये नहीं इंश्योर करती कि तुम्हारी इकोनॉमी राइज करे। एफडीआई सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। तुमने लेट्स सपोज कल एक दुकान खोली, सरकार ये थोड़ी मान के चलेगी कि तुमने एक अंदर क्या कहते हैं लेट्स सपोज डिपार्टमेंटल स्टोर खोला, 5 लाख का अंदर सामान रख लिया, तो ये थोड़ी मान के चलेंगे कि 5 लाख मार्केट में आ गए। कई चीजें उसमें क्रेडिट में होंगी। उसके बाद अभी तुमने इन्वेस्टमेंट किए, तुमने रिकवरी भी करनी है।
ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐड होते हैं। तो होता क्या है, एक इंडस्ट्री तो कभी भी पूरी इकोनॉमी को पुल नहीं कर सकती। तो होता क्या है कि सारी इकोनॉमी एक साथ ग्रो करनी जरूरी है। तो सिर्फ फार्मा सेक्टर, ऑब्वियसली फार्मा सेक्टर ने बहुत पैसे कमाए आपके कोविड में, मतलब हद से ज्यादा पैसे कमाए हैं जैसे तुम कह सकते हो। और अभी कोविड की वैक्सीन आनी है, जो आपके सीरम इंटरनेशनल जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो वैक्सीन बना रहे हैं इंडिया में, उनके तुम एस्टिमेट लगा के चलोगे ना, उन्होंने 2021 में कितने पैसे कमाने हैं, थ्रू द रूफ्स हैं। सिर्फ इंडिया में अगर सीरम इंटरनेशनल अपनी वैक्सीन बेचता है, वो 3,000 करोड़ कमाने वाले हैं सिर्फ इंडिया में। और उन्होंने पूरी दुनिया में वैक्सीन सप्लाई करनी है। तो खुद सोच लो, उन्होंने अगले साल के अंदर अंदर मतलब 20 से 25 हजार करोड़ का एक कंपनी ने बिजनेस करना है। तो फार्मा इंडस्ट्री बहुत पैसे कमा रही है, नो डाउट तुम्हारी, क्योंकि अचानक उसमें डिमांड बढ़ गई। मतलब पैसे कमाते भी कैसे, वही बात फिर से आ गई डिमांड और सप्लाई की। डिमांड अचानक बढ़ गई, सैनिटाइजर मास्क बनाने वाले ही लगा लो, जिन्होंने मास्क बना बना के बेचे उन्होंने ही बहुत पैसे कमा लिए। ठीक है, क्योंकि अचानक डिमांड क्रिएट हुई पर पीछे कभी सप्लाई उतनी थी नहीं। तो ये जो गैप होता है ना, ये हमेशा महंगाई करता है। एक टाइम पे कोई सैनिटाइजर्स को पूछ नहीं रहा था मार्केट में, ठीक है, अचानक लोगों ने खरीदने शुरू किए तो सैनिटाइजर के प्राइस शूट अप हो गए थे। आपके जो मास्क जो 10-10 रुपए के थे, वो एक टाइम पे 100-100 रुपए के भी बिकने लग गए थे। अब फिर से प्राइस कम हो गया, बिकॉज डिमांड और सप्लाई फिर मैच कर गई एक दूसरे को। हमेशा इकोनॉमी इसी प्रिंसिपल के ऊपर चलती है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। किसी चीज की अचानक डिमांड क्रिएट होती है ना, और सप्लाई है नहीं, उसका प्राइस हमेशा शूट अप होगा। जैसे ही डिमांड और सप्लाई फिर बैलेंस हो जाएगी, प्राइस वहीं आ जाएगा दोबारा से। ठीक है, इसी के ऊपर आपकी पूरी इकोनॉमी चलती है। कभी पेपर में आपको गैस भी करना पड़ता है ना, हमेशा इसी प्रिंसिपल के ऊपर सोच के देखना कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। आपका आंसर अपने आप आंसर के क्लोज आ जाते हैं। ये बेसिक, देखो इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग वैल्यूज है। जैसे हिस्ट्री का बताया, इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने अगर ये समझ लिया कि अल्टीमेटली कंसेप्ट क्या है, इकोनॉमी दूसरी बारी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, पहली रीड में ही इकोनॉमी पूरी हो जाती है। तुम्हें दूसरी बारी इकोनॉमी की बुक तक नहीं उठानी पड़ेगी, तुम्हें पहले ही पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बस कंसेप्ट जब पढ़ेंगे तब कंसेप्ट एक बारी में समझ लेना, कंसेप्ट समझ ले, इकोनॉमी सारी कंसेप्ट है। बाकी क्वेश्चन तो इकोनॉमी के आते ही करंट से हैं। ठीक है, तो कोई और डाउट किसी करंट अफेयर में? नहीं, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।